Hello children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book, that is climate chapter. And in the previous video I have talked about pressure conditions. Along with that I have also taught you about jet streams. तो वहाँ पे जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस थे उसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में ये जो चैप्टर इसको फर्दर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे द इंडियन मानसून। तो तुम्हें दिखेगा पेज नंबर 28 में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय मानसून विंड्स। ये बात सही है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित है किस चीज़ से, तो मानसून विंड से। अब मानसून विंड्स क्या है, तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ये जो इक्वेटर है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते इक्वेटर ही बने थे। इक्वेटर के नीचे की ओर से हवाएं आते। उसके बाद मैंने बोला था कोई फोर्स में जनरेट हो जाते। तो ये जो हवाएं आए थे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आए थे, लेकिन जब इंडिया की ओर यहाँ से बनी थी, यहाँ पे इंडिया है तो ऐसे इंडिया की ओर जब आएंगे तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएंगे, इसलिए हम इसी विंड को साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम मानसून विंड्स की बात करें तो हम इसी विंड्स के बारे में यहाँ पे बात करें, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो याद रखो बोला गया द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस। तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंस इसका असर है। किसका असर है, तो बोला गया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे तो मानसून विंड्स का। मानसून विंड्स कौन सा विंड्स, तो याद रखो ये वाले विंड्स। तो मैंने बोला था कोरिलेट्स फोर्स की वजह से जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आए तो डिफ्लेक्ट हो गए और वो आकर्षित हुए लैंड की ओर, जहाँ मैंने बताया था कि समर के समय में क्या था, हाई टेम्परेचर था और लो प्रेशर था। तो ऐसे में लो प्रेशर होने की वजह से नीचे में जो ओशन में हाई प्रेशर थे, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आकर्षित होकर आ रहे थे। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वेर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून। तो बोला गया है वो जो लोग थे जिसने सबसे पहले गौर किया ये जो फिनोमिना यानी कि जो भी प्रक्रिया है किस चीज़ का, तो मानसून का, वो थे सेलर्स। तो बोला गया है वो सेलर्स जो आए थे इंडिया में कब, तो बोले हिस्टोरिक टाइम्स यानी बहुत पहले जब वो इंडिया में आए थे, तो वो यानी वो शख्स यानी कि वो जो सेलर्स थे वही वो लोग थे जिन्होंने ये जो मानसून का फिनोमिना को नोटिस किया था। नेक्स्ट बोला गया है कि दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। तो बोला गया है इससे जब उनको ये जो मानसून का जो सिस्टम है इसके बारे में, यदि जो मानसून की हवा एक समय में इंडिया की ओर आती है और एक समय में रिट्रीट करते हैं, तो ये जो फिनोमिना है उससे उनको क्या हुआ है, जब उनको इसके बारे में जानकारी मिला तो इससे उनको फायदा हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। द अरब्स who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system monsoon। तो ये चीज़ याद रखो कि जो अरब से जो आए थे इंडिया में क्या करने के लिए, तो बोला गया ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेडर्स थे, तो उन्होंने भी क्या, उन्होंने इसी जो विंड का जो रिवर्सल होता है इसी को ध्यान में रखते हुए जो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम है इसको उन्होंने क्या नाम दिया, तो मानसून नाम दिया। तो हमने पहले से पढ़ रखा है मानसून अरेबिक शब्द से लिया गया है इसका, और जो अरेबिक शब्द है मौसम यानी मौजिम करके भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो अरेबिक शब्द है उससे हमने ये शब्द लिया है। तो याद रखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो अरब से जो इंडिया में आए थे ट्रेडर्स के रूप में, इन्होंने नाम दिया था ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स को, क्या नाम दिया था, तो मानसून। तो अब आगे हम पढ़ते, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा आगे यहाँ पे दो मैप्स दिए गए। अब यहाँ पे ऊपर वाला मैप में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी और नीचे वाले में इन द मंथ ऑफ जून। तो ये तुम खुद से देख सकते हो। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। सो आई एम टर्निंग द पेज टू पेज नंबर 30। तो अब मैं यहाँ पे पेज 30 पढ़ रही हूँ। The monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south। तो याद रखो ये जो मानसून है ये हमें ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बोला गया है ट्रॉपिकल एरिया में। और ट्रॉपिकल एरिया में कहाँ पे, तो बोला 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। 20 डिग्री नॉर्थ याद है हमको, हमारा जो इंडिया है उसका कुछ हिस्सा 20 डिग्री नॉर्थ के अंदर में आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि ये जो इक्वेटर फिर से ड्रॉ कर लेते, इक्वेटर ड्रॉ करते उसके ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ ये हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे 23.5 डिग्री साउथ ड्रॉ कर लेते हैं क्या। तो ये हम ले लेते हैं, मान के चलते कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ऐसे में यहाँ पे 20 डिग्री ये वाला ले लेते हैं और ये वाला 20 डिग्री ले लेते हैं। तो ये बीच वाले एरिया में मुक्त में समझा रहा है कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड के बीच में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें मानसून देखने को मिलता है। तो मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो रफली इस एरिया में हमें ज़्यादातर वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मानसून देखने को मिलता है।
टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून्स द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। तो जब हम इसका जो सिस्टम है इसको समझने के मैकेनिज्म मतलब जो सिस्टम है किस तरीके से ये हवाएं आती है ये सबको समझने के लिए हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो नीचे दिए गए। तो वहाँ पे ई तक देखने को मिलेगा। तो टोटल 5 फैक्ट्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका जो मैकेनिज्म है इसका जो सिस्टम है कैसे इंडिया की ओर आता है ये सब चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला बोला गया है कि ए में द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो यात्रा को बोला गया है कि ये जो अंतर है हीटिंग और कूलिंग में लैंड और वाटर के बीच में, मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है कि लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी गर्मी होता है और साथ में बता रखा है कि जो वाटर है वो देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है, ये याद रखना है। तो यही चीज़ याद रखो, इसमें जो अंतर है लैंड और वाटर के गर्म रहने के जो ट्रेंड यानी जो पैटर्न है उसमें जो अंतर है सिस्टम में जो अंतर है इसकी वजह से भी बोला गया। यहाँ पे याद रखना है कि जो अंतर है हीटिंग और कूलिंग में लैंड और वाटर का, इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है लैंड मास में। लैंड मास में लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है, मैंने बोला जमीन जल्दी तपता है तो जमीन गर्म हो जाएगा। हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, तो जल्दी क्या गर्म हुआ तो जमीन, तो ऐसे में गर्म जमीन में लो प्रेशर होगा। तो ये चीज बुक तुम्हें समझा रहा है। तो लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सी और सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो लैंड के मुकाबले जो हम सी को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो तापमान है वो लोअर है और इसी वजह से वहाँ पे लो टेम्परेचर होने की वजह से हाई प्रेशर होगा। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह के आएंगी। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो मैंने ये जो ऊपर में बता रखा है यहाँ पे मैंने तुम्हें वही समझाया था कि जो हवाएं थे वो तो साउथर्न हेमिस्फीयर से जब आए थे तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से आए थे, लेकिन इक्वेटर पे आने के बाद वो जो मैंने तुम्हें बताया कि जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से वहाँ पे एक फोर्स है जो पैदा होता है जिसे हम फेरेंस फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं राइट की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे राइट की ओर वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है। तो याद रखो हवाएं हमेशा बहते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है पानी में, और लो प्रेशर कहाँ पे देखने को मिल रहा है इस केस में तो जमीन पे। तो हवाएं पानी की ओर से आकर्षित होकर जमीन की ओर आएंगी। ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कब, तो समर सीजन में, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है जमीन। अब आगे बोला गया है यहाँ पे तुम देख सकते हो द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ द ITCZ, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ITCZ क्या है नीचे तुम देख सकते हो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे बताया गया है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड ट्रॉफ ले लेते एक स्पेस यानी कि वो बेसिन की तरह ले लेते ट्रॉफ। तो यहाँ पे बोला गया इज अ ब्रॉड ट्रॉफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो बोला गया ये क्या है, तो ब्रॉड मतलब चौड़ा सा क्या है ट्रॉफ है जो हमें देखने को मिलता है, लो प्रेशर एरिया है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के नजदीक में। और आगे बोला गया है कि दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ट्स। तो बोला गया है कि ये वो जगह होता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हवाएं मान लो फिर से एक बार ड्रॉ कर देते इक्वेटर को समझने के लिए, मान लेते इक्वेटर है तो यहाँ से हवाएं ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे देख लो ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो हवाएं आ रही है कौन सी दिशा से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, और यहाँ पे आप लोग साउथ ईस्ट हुआ, ये होगा साउथ ईस्ट। तो ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो हवाएं होंगे यहाँ पे क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। तो ये वाला जगह की हम बात करें जब हम ITCZ की बात करेंगे, कन्वर्जेंस हो रहा है तो ये दोनों दिशाओं से हवा आके वहाँ पे कन्वर्ज करेगा मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ये एक क्या है, तो लो प्रेशर ट्रॉफ है जो इक्वेटोरियल एरिया में हमें देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में, इक्वेटर के नजदीक वाले जो लैटिट्यूड्स में हमें देखने को मिलता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। आगे बोला गया दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। ज़्यादातर ये इक्वेटर के पैरेलल पे वो रन करता है ज़्यादातर, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। लेकिन जब अर्थ का जो तुम्हें पता है कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है कि वो थोड़ा अर्थ जब तुम देखते हो तो वो टिल्टेड मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, वो बेंड है। तो ये जो बेंड की वजह से जब वो परिक्रमा करता है, जब वो रेवोल्यूशन करता है तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है कि एक समय में अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सन की ओर होता है और एक समय में साउदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सन की ओर होता है। तो ऐसे में याद रखना है जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर होता है तो उस वक्त ये जो सन की डायरेक्ट रेस वहाँ पे ऊपर शिफ्ट होकर इक्वेटर से शिफ्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इतना ही याद रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो याद रखो क्या हो गया, डायरेक्ट सन रेस शिफ्ट हो गया इक्वेटर से किस ओर, ऊपर की ओर आ गया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर वो शिफ्ट हो गया। तो ऐसे भी याद रखो ITCZ भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
यहाँ पे बोला गया है, तुम देख सकते हो ऊपर में the shift of the position of the ITCZ in summer over the Ganga plain. This is the equatorial trough, normally positioned about 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो याद रखो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ITCZ है ये कहाँ पे शिफ्ट होता है, तो गंगा प्लेन की ओर। तो बोला गया यहाँ पे देख सकते हैं समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो ITCZ है शिफ्ट होता है गंगा प्लेन में। इक्वेटोरियल ट्रॉफ जो ज़्यादातर होना चाहिए 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो 5 डिग्री नॉर्थ मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 5 डिग्री में नॉर्थ में वहाँ पे वो होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, शिफ्ट होके कहाँ आ गया, गंगा प्लेन पे। गंगा प्लेन एरिया जो गंगा रिवर बहता है वो वाले जो प्लेन एरिया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। तो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया जहाँ पे हम क्या बहता है, तो रिवर गंगा बहता है, तो इसको हम गंगा प्लेन कह रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रॉफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये जो बारिश का सीजन होता है उसको उस वक्त हम ITCZ को हम यहाँ पे ये जो ट्रॉफ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मानसून ट्रॉफ ही कहते हैं। तो ज़्यादातर इक्वेटोरियल ट्रॉफ है जो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में प्लेस होता है, वो वहाँ पे स्थित होता है। लेकिन मैंने जैसे बोला जो टिल्ट ऑफ द अर्थ है उसकी वजह से ये जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर जैसा झुका होता है तो उस वक्त याद रखना है कि ये जो डायरेक्ट सन रेज है वो कहाँ पे पड़ते हैं, तो याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर। तो इस वक्त क्या होता है कि ये जो ITCZ है वो भी शिफ्ट होकर नीचे की ओर से यानी कि इक्वेटर के नज़दीक से ऊपर की ओर आ जाता है और वो हमें गंगा प्लेन पे देखने को मिलता है। तो नॉर्मली वो होता है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कर। तो यहाँ पे तुम पीछे वाले मैप पे देख सकते हो, अगर तुम देखोगे चैप्टर 1 का वहाँ पे मैप दिया है, वहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया गया है। तो ये वाला मैप की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये वाला मैप की तुम बुक पे देख सकते हो। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अफ्रीका के बगल वाला, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा छोटा सा हिस्सा, ये है तुम्हारा मदागास्कर, जो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो छोटा सा। तो यहाँ पे बताया गया है कि तुम एक बार फिर से आगे पेज बोर्ड लो। तो यहाँ पे याद रखना है, बोला जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कर। तो मान लेते ये जो एरिया हुआ मदागास्कर ले लेते, तो इसका ईस्ट ये डायरेक्शन हुआ, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होना जरूरी है। हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो लो टेम्परेचर होना जरूरी है, तभी जाके क्या होगा, हाई प्रेशर हो पाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ। तो हम यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, 20 डिग्री साउथ की बात करें, और बोला गया है कि ओवर द इंडियन ओशन द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। तो ये इसका जो इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता है और साथ में बोला गया पोजिशन यानी इसका जो लोकेशन है कहाँ पे वो स्थित होगा, इससे भी हमारा इंडियन मानसून प्रभावित होगा। तो ये कैसे होगा, तो मैं तुम्हें ये समझा देती हूँ। तो मान लीजिए ये मदागास्कर ही मैंने तुम्हें बोला, इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, तो मदागास्कर को यहाँ बना लेते। ये जो मान लेते 20 डिग्री साउथ ये मान के चलते हम 20 डिग्री साउथ ये, और ये हुआ तुम्हारा मदागास्कर। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा छोटा सा, अब यहाँ पे हो सकता है तुम्हें छोटा होकर दिखते रहा, तो मैं इसी को ले लेती हूँ। तो ये मान लेती 20 डिग्री साउथ में क्या है, मदागास्कर है। तो मदागास्कर के ईस्ट की ओर वहाँ पे हमें हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है और वहाँ पे लो टेम्परेचर है। तो ऐसे में जो इंडिया है वो तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान इंडिया हमारा यहाँ है। तो ऐसे में थोड़ा और इधर ले लेते, तो यहाँ पे इंडिया है मान लेते, तो इंडिया यहाँ पे ये मैंने इंडिया का नीचे पेनिनसुलर हिस्सा बनाने की कोशिश किया है। तो ऐसे में जो हवाएं होंगे, तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, तो मैंने बोला है हाई टेम्परेचर होंगे समर के सीजन में और वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे उल्टा है, देख लो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ऐसे में हवाएं मान लो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हाई प्रेशर होगा तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पे हवाएं खींचते हुए इधर की ओर आएंगे। तो ये चीज़ तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये तुम्हें याद रखना है।